ओके, अभी तक हम लोग ने 5 केस को डिस्कस किया, ठीक है। और ये 5 केसेस आपने देखा कि कैसे वो बेसिकली सेक्शन 5 सेक्शन 2 के ऊपर थे, ठीक है। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेशन फॉर लॉ स्टूडेंट की जब भी आप कोई भी एग्जाम में आंसर्स लिखते हो, मेक श्योर दैट आप केस लॉस के नाम लिखो। जैसे सेक्शन 2 पूछा है, सेक्शन 5 पूछा है, तो जब भी आप आंसर लिखते हो मेक श्योर दैट आप केस लॉ के नाम, उसके अंदर क्या जजमेंट आया था वो लिखोगे, तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है और प्रेजेंटेशन वाइज अच्छा हो जाता है। और मार्क्स आउट ऑफ, तो मतलब बोल सकता हूं कि फुल तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छे खासे मार्क्स आपको मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, बिकॉज आप खाली प्लेन आंसर्स लिखोगे और प्लेन आंसर के साथ साथ कोई केस स्टडी लिखोगे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 6, दैट इज आरती शर्मा वर्सेस गोपाल दत्त शर्मा। ये केस हम लोग देखते हैं। सो वाइफ वॉज अ मुस्लिम बट फादर वॉज अ हिंदू, देन द मैरिज विल बी वैलिड और नॉट। कि जो हस्बैंड एंड वाइफ थे उसमें जो वाइफ थी वो मुस्लिम थी, मतलब वो टर्न नहीं हुई थी, कन्वर्ट नहीं हुई थी हिंदुइज्म में, ठीक है। और जो हस्बैंड था वो एट द टाइम ऑफ मैरिज वो हिंदू ही था, ठीक है। सो उसका मैरिज वैलिड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, बिकॉज हिंदू मैरिज एक्ट ये बोलता है कि आप कभी भी अगर शादी करते हो तो दोनों पार्टी हिंदू होनी चाहिए, बराबर। लेकिन यहाँ पे वन ऑफ द पार्टी नॉन हिंदू पार्टी हो गई, ठीक है। एंड कैन वाइफ एंड डॉटर विल बी ट्रीटेड एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब जब शादी ही डाउटफुल हो गया तो उससे जो बच्चे पैदा हुए उसका लेजिटिमेट होना कितना करेक्ट है, और वो वाइफ को लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जा सकता है क्या, बिकॉज वो हिंदू नहीं है। तो आपने एक तो हिंदू नहीं है उससे शादी किया तो कंडीशन पहले फुलफिल नहीं की, और फिर दूसरा ये भी किया कि उससे बच्चा भी पैदा हुआ, तो ऑब्वियसली उसका लेजिटिमेट होना रहेगा या इलेजिटिमेट उसको ट्रीट किया जाएगा, वो लोग लीगल रिप्रेजेंटेटिव माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे, ये सब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कोर्ट ने जजमेंट दिया था, और देखो जजमेंट एक्चुअली क्या था, एक्चुअली इन लोग के बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। देखो हम लोग पढ़ेंगे तो समझ जाएगा। देयर वाज अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द डिसीज्ड हस्बैंड, मतलब जो हिंदू हस्बैंड था उसकी डेथ हो गई है, तो उसके भाई बहन एक साइड पे, ठीक है। उनका झगड़ा किसके साथ चल रहा है, एंड वाइफ ऑफ द डिसीज्ड हस्बैंड, मतलब जो वो मुस्लिम लेडी थी वो एक साइड पे। सो यहाँ पे हस्बैंड के भाई और बहन और यहाँ पे हस्बैंड की वाइफ, ये दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी को लेके। कोर्ट स्टेटेड दैट एज पर सेक्शन 2 इफ वन ऑफ द पेरेंट इज हिंदू एट द टाइम ऑफ मैरिज देन मैरिज विल बी ट्रीटेड एज वैलिड। कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया यहाँ पे कि सेक्शन 2 में ये पॉइंट भी लिखा है कि अगर एक पार्टी दोनों में से कोई भी एक, या तो हस्बैंड या तो वाइफ, अगर हिंदू है एट द टाइम ऑफ मैरिज तो वो मैरिज को वैलिड माना जा सकता है, और जब मैरिज आपका वैलिड है तो उससे जो भी अगर बच्चे आ गए तो ऑब्वियसली वो भी क्या है, लेजिटिमेट है, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ मैरिज देन द मैरिज विल बी ट्रीटेड एज वैलिड एंड वाइफ एंड द डॉटर will be treated as a legal representative and they have all the rights related to property। कि ऑब्वियसली अगर आपका मैरिज वैलिड हो गया तो आपका सन या डॉटर जो भी शादी के बाद आया है, ठीक है, वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन गया, वो भी एक लेजिटिमेट पर्सन बन गया, ठीक है। सो ऑब्वियसली वाइफ, अगर अब ऑब्वियसली देखो मैरिज वैलिड है तो फिर मैरिज वैलिड हो गया तो वाइफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, और वाइफ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन सकती है तो ऑब्वियसली वो मैरिज से जो भी बच्चे पैदा हुए हैं उसको भी मैं डेफिनेटली क्या बोलूंगा, लेजिटिमेट है, और उनके पास भी प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेटिव का राइट है। क्लियर? ये बहुत बड़ा जजमेंट पास हुआ था आरती शर्मा वर्सेस गोपाल दत्त शर्मा के केस में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, व्हाट इज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एज पर सेक्शन 5। अच्छा देखो हम लोग ने सेक्शन 5 में है ना 4th पॉइंट दैट इज क्लॉज 4 एंड दूसरा था क्लॉज 5, ठीक है, सपिंड रिलेशनशिप। सपिंड वाला जो पॉइंट था ना जिसमें मैंने सपिंडा भी वर्ड यूज किया था, इट्स वन एंड सेम थिंग, वो आप कैसे प्रोनाउंस करते हो वो आपके ऊपर है। अभी देखो वहां पे एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप था, तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है, मैंने वहां पे जब सेक्शन 5 मैंने पढ़ाया था वो टाइम पे मैंने ऐसा बोला था ये दोनों चीज को हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं व्हाट इज द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एज पर सेक्शन 5। सेक्शन 5 के हिसाब से
प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। तो देखो समझो, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के लिए पहले तो आपको कुछ बहुत चीजें यहां पे ध्यान देने की। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होता क्या है, जैसे समझो ये सर्कल के अंदर जितने भी लोग हैं, ये सर्कल के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का मतलब कि इंटरनली इनकी शादी नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पे एक लड़का, एक लड़की और एक लड़की और एक लड़का, 4 लोग हैं। ये लोग एक दूसरे के साथ लड़का लड़की शादी नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज दे आर इन अ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो जो भी वो सर्कल के अंदर आते हैं वो सब कौन है कि आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हो और आपका इंटरनल मैरिज, सर्कल के अंदर मैरिज नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखो ये क्या हो गया, प्रोहिबिटेड डिग्री हो गया, इसको प्रोहिबिटेड डिग्री बोलूंगा या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, इसमें इंटरनल मैरिज पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर समझो कोई आउटसाइडर है, अभी समझो यहां पे अगर कोई एक लड़का है, ये दोनों को शादी करना है, तो ये लोग शादी कर सकते हैं क्या? देखो एक पर्सन भले प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है लेकिन वो उसके साथ शादी कर रहा है, मैरिज कर रहा है जो आउटसाइड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के सर्कल में है, तो ऑब्वियसली आप शादी कर सकते हो। लेकिन अगर सपोज जैसे यहाँ पे कोई इंटरनली लड़की है, वो जो 2 लड़की उसमें से सपोज किसी एक के साथ ही शादी हो रहा है, तो अगेन क्या हो गया, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हो गया। और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हो गया तो शादी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये मतलब होता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का। तो अभी क्वेश्चन ये आता है, ये जो सर्कल बनाया, ये जो डिग्री एक डिसाइड किया कि यहाँ पे इंटरनल मैरिज पॉसिबल नहीं है, बराबर, तो ऐसा क्या है इन लोग के बीच में, या ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है इन लोग के बीच में कि लोग इंटरनली शादी क्यों नहीं कर सकते, बराबर। तो ऑब्वियसली व्हाट इज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, तो पहले तो ये सर्कल, वो सर्कल के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं एक दूसरे के साथ, सो दे कैन नॉट मैरी इंटरनली विथ ईच अदर। अब सर्कल के बाहर जाके किसी से शादी कर रहे हो देन इट इज अलाउड। तो ऐसा क्या है सर्कल के अंदर वो देखते हैं। देखो अगर ये लोग दोनों शादी कर रहे हैं तो वो अलाउड नहीं है, क्यों, विद इन सर्कल हो रहा है और वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है फिर। ओके, अभी हम लोग ने देखो जो वो सर्कल वाला चीज पढ़ा ना, वो क्या था, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप था। लेकिन अगर देखो उतनी चीज खाली इनफ नहीं है, मतलब वो सर्कल क्या डिफाइन करता है, प्रोहिबिटेड डिग्री, कि वो सर्कल के अंदर आप हो तो आप एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते। आपको अगर शादी करना है तो आप किसी आउटसाइडर, मतलब जो सर्कल के बाहर है उसमें से किसी एक पर्सन के साथ शादी कर सकते हो। तो अभी क्वेश्चन ये आता है, वो सर्कल में ऐसे कौन लोग हैं जो प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं, तो वो हम लोग अभी देखते हैं। सो व्हाट इज द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एज पर सेक्शन 5, तो उसमें अगर मैं देखूं तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मतलब उसमें 4 टाइप के, 4 कैटेगरी के रिलेशनशिप बोल दो, या 4 टाइप के लोग हैं जो उस सर्कल के अंदर प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर आते हैं और जिनमें इंटरनल मैरिज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में कौन आता है। जैसे समझो ये 4 लोग हैं, बोलते ना एक जनरली एक फैमिली में होता है कि जैसे एक फादर है, मतलब पर्सन, फिर उसका बच्चा दैट इज चाइल्ड, फिर उसका बच्चा आया तो जो पर्सन है उसके लिए वो क्या हो गया, ग्रैंड चाइल्ड, और पर्सन के लिए जो और एक नेक्स्ट बच्चा आएगा ग्रैंड चाइल्ड का, उसको मैं क्या बोलूंगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, बराबर। तो देखो ये 4 लीनियर एसेंडेंट डिसेंडेंट हो गए, करेक्ट। सबसे पहला पार्ट जो फर्स्ट पार्ट होता है वो ये बोलता है कि ये 4 लोग इंटरनली मैरिज नहीं कर सकते, इनके बीच में प्रोहिबिटेड डिग्री है रिलेशनशिप में। मतलब फादर और डॉटर, दैट इज चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड, वो दोनों तो फादर एंड डॉटर के रिलेशनशिप में है, तो वो लोग दोनों एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते। ठीक है, अभी देखो सिचुएशन ऐसा लोगों को लगता है कि ये करेंगे भी तो बहुत ही वियर्ड है और ऐसा कौन करता है। देखो करे ना करे दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लॉ हमेशा ऐसा होता है कि आप प्रोविजंस बना के रखो, क्योंकि प्रोविजंस बना के रखोगे तो कल उस चीज का, वो पर्टिकुलर सिचुएशन का कोई अगर चीज मिसिंग है तो उसका कोई फायदा या लूपहोल ढूंढ के उसका फायदा ना उठा ले। इसके लिए हर चीज को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। आई नो दैट कि ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन यू नेवर नो कब कौन क्या इंटरप्रिटेशन निकाल ले, कब कौन क्या कर ले, तो बेटर है आप प्रोविजंस बना के रखो। और ऐसा नहीं है कि ऐसे केसेस नहीं हुए हैं, ऐसे केसेस हुए भी है, बराबर। तो
फिर भी यहाँ पे प्रोविजंस बना दिया है। सो ये लोग जो भी लिनियल असेंडेंट डिसेंडेंट है वो लोग एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते। मतलब पर्सन और ग्रैंड चाइल्ड एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते। चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड अगेन एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते। देन पर्सन एंड ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, बराबर। ऑब्वियसली भी आप बोलोगे कि इसमें तो एज डिफरेंस भी बहुत ज्यादा होता है ना। हाँ, आई नो कि एज डिफरेंस तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ करना भी है शादी एंड ऑल तो वो अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ठीक है, फिर हम लोग जाते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर। जैसे यहाँ पे अगर आपको कुछ एग्जांपल्स देखना है तो देखो, डॉटर फादर शादी नहीं कर सकते, मदर सन अलाउड नहीं है, फादर ग्रैंड डॉटर ये भी अलाउड नहीं है। ठीक है, ये सब प्रोहिबिटेड डिग्रीज है। इसमें ये रिलेशन में कोई भी शादी पॉसिबल है ही नहीं। सुनने में कितना भी वियर्ड लगे कि ये तो ऑब्वियस चीज है, ठीक है, बट फिर भी प्रोविजंस बना के रखे और ये अलाउड नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, फिर हम लोग जाते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था 4 पार्ट हम लोग को पढ़ने, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट हम लोग ने पढ़ा, अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो, समझो ये पर्सन है, उसकी ये चाइल्ड है, मतलब उसकी डॉटर है। फिर वो चाइल्ड की ग्रेट और एक डॉटर आई, और वो डॉटर की भी एक डॉटर आई। तो देखो एक जनरल रिलेशनशिप क्या बन रहा है लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट में। देखो तो पर्सन, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड एंड ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। अब ये पर्सन की वाइफ है, तो पर्सन और वाइफ उसकी वजह से चाइल्ड मतलब डॉटर पैदा हुई, करेक्ट। फिर एक पर्टिकुलर एज पे वो चाइल्ड की शादी हुई तो उसका हस्बैंड आ गया, बराबर। हस्बैंड आया तो शादी के बाद बच्चा हुआ, तो वो बच्चा क्या है, यहाँ पे मैं अगर बोलूं तो ग्रैंड चाइल्ड मतलब उसकी डॉटर है, करेक्ट। अभी वो ग्रैंड चाइल्ड एक्चुअल में किसके लिए, वो पर्सन के लिए, चाइल्ड के लिए तो उसकी डॉटर हो गई वो, ऑब्वियस है। ग्रैंड चाइल्ड की शादी हुई, उसका हस्बैंड आया, बराबर। अभी आपको लगता है ये तो नॉर्मल चीज है ना, इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है। देखो सेकेंड पार्ट ये बोलता है कि जो भी लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट है उसके हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, उसके हस्बैंड एंड वाइफ लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट के साथ, दूसरे लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट के साथ शादी नहीं कर सकते। देखो बहुत लंबा चला गया हूं मैं थोड़ा, लेकिन देखो एक एग्जांपल, ये दोनों, बराबर। मतलब अगर ये दोनों के बीच में अगर मैं रिलेशन देखूं तो चाइल्ड की डॉटर है, बराबर, उसका हस्बैंड है, तो ये दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप बन गया, जमाई और दैट इज दामाद और सास का ये रिलेशनशिप बन गया। तो इन लोग के बीच में भी इंटरनल मैरिज पॉसिबल नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, देखो एक बार सेंटेंस फिर से ध्यान से सुन लो कि लीनियल असेंडेंट है ऊपर वाले लोग, इसमें से कोई भी वही लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट के हस्बैंड एंड वाइफ से शादी नहीं कर सकते। तो ऊपर जो लीनियल असेंडेंट या डिसेंडेंट में अगर मैं बोलूं कि चाइल्ड है, उसने क्या किया, अपनी ही डॉटर के हस्बैंड के साथ शादी किया, तो वो मैरिज वॉइड माना जाता है। जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा उसमें भी मैरिज वॉइड है, जो सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें भी मैरिज वॉइड है। ये सब अलाउड नहीं है। अभी देखो ये है ना, फिर भी वियर्ड सिचुएशन तो है ही, बराबर, लेकिन ये तो बहुत हुआ है। चलो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा था कि फादर डॉटर पॉसिबल नहीं है, लोग करते नहीं है, ठीक है, चलो वो नहीं भी करते होंगे, बराबर, लेकिन ये तो बहुत केसेस है। जैसे मैंने कोई तो एक केस पढ़ा था जिसमें एक लड़के ने शादी किया लड़की के साथ, ठीक है, शादी करने के बाद 2-3 दिन के अंदर पता नहीं उसको क्या हो गया दिमाग में, वो अपनी ही सास को भगा के लेके गया। और जब उन दोनों को पकड़ा, बाद में कंप्लेन फाइल हुआ, तो बाद में जब उनको अरेस्ट किया तो पता चला कि दोनों ने शादी कर लिया है। तो देखो ये शादी क्या है, वॉइड मैरिज है, करेक्ट। ये अलाउड नहीं है क्योंकि ये प्रोहिबिटेड डिग्री, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता है, ये सर्कल के अंदर आ गया, वो सर्कल के अंदर है तो शादी अलाउड ही नहीं है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। डॉटर स्टेप फादर शादी नहीं कर सकते, भले वो उसका रियल फादर नहीं है फिर भी नहीं कर सकते, ठीक है। स्टेप मदर एंड सन ये भी अलाउड नहीं है। देन सन इन लॉ, मदर इन लॉ, जो यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने लिया है, ठीक है, तो ये सब मैरिज प्रोहिबिटेड है, इनको रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया है, ये अलाउड है ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं कर सकते हो तुम लोग। क्लियर।
अभी हम लोग जाते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट है ना बहुत डायरेक्ट है, सिंपल है। यहां पे आप सीधा रिलेशनशिप पे बात कर लो। ठीक है, जैसे देखो, अ पर्सन वॉन्ट्स टू मैरी वाइफ ऑफ, सपोज मुझे शादी करना है, वाइफ ऑफ, किसकी वाइफ? तो ये जो भी अभी लिस्ट आएगा ना आपके सामने, इनसे मैं शादी नहीं कर सकता हूं, वो डायरेक्ट प्रोहिबिट कर दिया है। तो मैं किससे शादी नहीं कर सकता हूं? सो वाइफ ऑफ ब्रदर, बराबर। सो वाइफ ऑफ ब्रदर मतलब मेरी भाभी, ऑब्वियसली मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता। लेकिन देखो काफी टाइम ऐसा ना होता है कि जब ब्रदर की डेथ हो जाती है तो भाभी की शादी देवर से या उससे ही करा देते हैं। देखो, अगर आपका कस्टम अलाउ करता है तो इसमें अलाउंस दिया जाता है, बट अगर आपका कस्टम इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करके रखता है तो उसको फिर परमिशन नहीं मिलेगा। क्यों कस्टम के ऊपर डिपेंड करता है? बिकॉज जब भी कोई भी लॉ बनाए ना, जैसे आज हिंदू मैरिज पढ़ लो, मुस्लिम लॉ पढ़ लो, क्रिश्चियन लॉ पढ़ लो, ये सारे कस्टम से आए। कस्टम मतलब क्या है? एक ओल्ड ट्रेडिशन, कंसेप्ट, एक बिलीफ जो चलते आ रहा है सालों से, फिर उसको हम लोग ने लॉ बना दिया, तो वो कस्टम है। तो अगर आपका कस्टम परमिट करता है देन यू कैन परफॉर्म, बट अदरवाइज लॉ हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं, जैसे कस्टम कुछ नहीं बोलता है, कस्टम साइलेंट है, तो फिर लॉ प्रिविलेज हो जाएगा, और लॉ क्या बोलता है? अलाउड नहीं है, फिर नहीं करना है। ठीक है, सो आई कैन नॉट मैरी वाइफ ऑफ माई ब्रदर, दैट इज भाभी। फादर्स ब्रदर, अभी देखो ये बहुत दूर रिलेशन चला गया। मतलब मैं क्या लिखा है? पर्सन वांट्स टू मैरी वाइफ ऑफ फादर ब्रदर, मेरे डैड के भाई मतलब मेरे चाचा, उसकी वाइफ मतलब मेरी चाची। आई कैन नॉट मैरी माई चाची, ऑब्वियस है ना, ये तो एज डिफरेंस भी होएगा, लेकिन फिर भी नहीं कर सकते। इस पे भी मैंने केस सुना है कि एक दो केसेस में कोई तो एरिया में हुआ था ये कि ये भी शादी किया गया था, बट लॉ क्या बोलता है? ये वॉइड है, ये पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड, मदर्स ब्रदर, मेरी मॉम का भाई मामा, उसकी वाइफ मामी, तो उससे भी मैं शादी नहीं कर सकता हूं। देन ग्रैंड मदर्स ब्रदर, ये तो देखो अलग ही लेवल पे चले गए फिर हम लोग। फिर भी प्रोहिबिशन है, रूल्स बना के रखे कि आप नहीं कर सकते। ग्रैंड मदर्स ब्रदर, ग्रैंड मदर मतलब मेरी दादी, उसका भाई मतलब वो भी 80-90 होगा, उसकी वाइफ तो वो भी ऑलमोस्ट 80 के आसपास तो होगी। सो अगर मैं उसे शादी करना चाहता हूं तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एज, एज मैटर नहीं करता है यहाँ पे, बिकॉज हम लोग ने सुना है ना हिंदी में प्यार अंधा होता है, काइंड ऑफ ऐसा ही है। लेकिन ये लॉ रिस्ट्रिक्ट करता है कि ये टाइप के मैरिजेस पॉसिबल नहीं है, बराबर। देन ग्रैंड फादर्स ब्रदर, मैं मेरे ग्रैंड फादर मतलब मेरे दादा के भाई की वाइफ से शादी नहीं कर सकता हूं, वो भी रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, देखो ये सारे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं ना, तो ये देखो भले आपको पढ़ने में सुनने में बहुत वियर्ड लगता है कि ऐसा तो कौन करता होगा, फिर भी मैंने क्या बोला, प्रोविजंस बना के रखना बेटर है, क्योंकि लोग फायदा उठाएंगे फिर लूप होल्स का। ठीक है, देन आता है हमारा लास्ट कैटेगरी पार्ट 4। इसमें देखो ब्रदर सिस्टर, ये डायरेक्ट है। मैं मेरी सिस्टर जो मेरी रियल सिस्टर होगी सपोज, तो मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूं, ऑब्वियसली ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप है। देन अंकल एंड नीस, उनके भी शादी पॉसिबल ही नहीं है। देन आंट एंड नेफ्यू, वो भी शादी पॉसिबल नहीं है। चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर, मैं मेरे भाई की बेटी के साथ भी शादी नहीं कर सकता हूं, मैं चाचा हो गया ना उसका, तो ऑब्वियसली वो शादी भी पॉसिबल नहीं है। देन चिल्ड्रन ऑफ सिस्टर, मामा हो गया मैं, तो वो भी शादी पॉसिबल नहीं है। देन चिल्ड्रन ऑफ 2 ब्रदर्स, सपोज मेरी बेटी है और मेरा भाई का सन है, मेरा रियल ब्रदर है उसका सन है, तो वो लोग दोनों भी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग दोनों भी कजिन्स हो गए, फर्स्ट कजिन्स हो गए। ठीक है, तो उनकी शादी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ 2 सिस्टर्स भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मासी का रिलेशन है ना उन लोग दोनों के बीच में, तो ऑब्वियसली वो शादी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे रिलेशन है ना प्रोहिबिट करके रखे। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द लॉजिक ऑफ सच काइंड ऑफ प्रोहिबिशन। ठीक है, तो उसके पीछे लॉजिक अगर देखो, पहले तो कस्टम में अगर मैं बोलूं तो कस्टम ये मानता है कि आप अपने
मॉम डैड इन लोग से शादी का बात करोगे तो ऑब्वियसली वो रॉन्ग ही है, ठीक है। देन प्लस बोल सकते हैं कि आप ब्रदर सिस्टर को उस तरीके से नहीं ट्रीट कर सकते एज अ वाइफ, मतलब मैं मेरी सिस्टर को एज अ वाइफ ट्रीट नहीं कर सकता, ऑब्वियसली वो ऑकवर्ड है, ठीक है। बिसाइड्स दैट इसके पीछे ना कुछ साइंटिफिक रीजन भी है, और ये प्रूव्ड है साइंटिफिक रीजन कि अगर इन लोग में शादी होती है ना तो जो भी उनके बच्चे पैदा होते हैं अगर, ठीक है, तो उनमें कोई ना कोई बोलते ना इश्यूज रह जाते हैं, जैसे फिजिकली चैलेंज होते हैं, मेंटली चैलेंज होते हैं, या कोई ना कोई डेंजरस डिजीज के साथ पैदा होते हैं। ये पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है। देखो 100% ऐसा होगा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केस में अगर आप देखोगे तो ये होता है, ठीक है। इसके लिए जनरली ऐसा माना जाता है कि ये रिलेशन अगर प्रोहिबिट करेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा कि जो भी बच्चा पैदा होएगा वो लोग इस तरीके से प्रॉब्लम्स के साथ पैदा ना हो। तो वो बहुत साइंटिफिकली लॉजिकली बोल सकते हो तुम लोग की प्रोहिबिट किया गया है रिलेशन। अभी देखो स्टार्टिंग में हम लोग ने, मैंने आपको एक बताया था वो सर्कल प्रोहिबिटेड डिग्री था, ठीक है। ये जितने भी लोग हैं ना ये प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर है, जैसे ब्रदर एंड सिस्टर, तो मैं और मेरी सिस्टर, तो हम लोग वो सर्कल के अंदर है, तो हम लोग एक दूसरे की साथ शादी नहीं कर सकते। सर्कल के बाहर समझो एक लड़की है, मुझे उससे शादी करना है तो मैं उससे शादी कर सकता हूं, वो करेक्ट है। क्यों? बिकॉज मेरे और वो लड़की के बीच में वो सर्कल नहीं है। मैं भले सर्कल के अंदर हूं लेकिन मैं जिससे शादी करना चाहता हूं वो तो सर्कल के बाहर है, तो एक पर्सन भले प्रोहिबिटेड डिग्री में लेकिन एक तो बाहर है ना। सो देयर इज नो प्रोहिबिटेड डिग्री, देयर इज नो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बिटवीन वी टू पर्सन। तो ऑब्वियसली हम लोग एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन सर्कल के अंदर जितने भी लोग आएंगे वो एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते। ये तो जितने भी लोग हैं ये सब सर्कल के अंदर है, बराबर। जो हम लोग ने 4 कैटेगरी पढ़ा ना ये सब सर्कल के अंदर आता है, तो ऑब्वियसली इनके साथ शादी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रोहिबिटेड रिलेशन ऑल्सो इंक्लूड्स, चलो ये 4 तो है ही, इसके साथ और क्या चीज है जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता है। देखो लिस्ट बहुत लंबा है, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग ने 4 कैटेगरीज पढ़ ली कि ये 4 कैटेगरी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है, इन लोग के बीच में तो शादी पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इसके साथ और भी कुछ है जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है। तो क्या? जैसे देखो रिलेशन बाय हाफ ब्लड, हाफ ब्लड मतलब वन फादर बट डिफरेंट मदर। जैसे समझो कि एग्जांपल देता हूं, मैंने एक शादी किया, ठीक है, उससे सपोज मेरा एक सन है, ठीक है। अभी मेरी वाइफ की डेथ हो गई तो मैंने दूसरी शादी की, ठीक है, उससे मुझे एक डॉटर है, बराबर। सो फादर एक ही है लेकिन मदर अलग अलग हो गई, करेक्ट। तो मेरा जो फर्स्ट वाइफ से आया है सन और सेकेंड वाइफ से जो आई है डॉटर, वो लोग दोनों भी एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते, बिकॉज वो लोग ब्रदर सिस्टर के रिलेशनशिप में, उनको मैं बोलूंगा हाफ ब्लड, बराबर। मतलब हाफ ब्लड का मतलब क्या होता है? वन फादर एंड डिफरेंट मदर, तो वो हाफ ब्लड हो गया। तो वो लोग दोनों भी अगर मैं देखने जाऊं तो ब्रदर सिस्टर के रिलेशनशिप में आते हैं, तो वो लोग दोनों भी एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते। भले उनकी मॉम अलग है लेकिन फादर तो एक ही है ना, हाफ ब्लड हो गया वो, बराबर। देन एक होता है यूटेरिन ब्लड। यूटेरिन ब्लड का मतलब होता है वन मदर बट डिफरेंट फादर, कि मॉम एक है, मतलब मॉम ने पहले एक हस्बैंड के साथ शादी किया, फिर उसकी डेथ हो गई, फिर उसने दूसरी शादी की, तो दूसरी शादी में पहले हस्बैंड से भी एक बच्चा है, दूसरे हस्बैंड से भी एक बच्चा हुआ, तो वो लोग दोनों भी अगेन शादी नहीं कर सकते, बराबर। अगेन ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, तो ये क्या बन गया? ये यूटेरिन ब्लड है। थर्ड हो गया फुल ब्लड। फुल ब्लड मतलब रियल ब्रदर एंड सिस्टर। मेरी एक डॉटर है, मेरा ही एक सन है, वो लोग दोनों ही शादी नहीं कर सकते, क्यों? रियल ब्रदर एंड सिस्टर हो गए, तो वो हो गए फुल ब्लड, ठीक है। देन ब्लड रिलेशन, लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट भी शादी नहीं कर सकते। मतलब सपोज मेरी एक वाइफ है, उससे मेरी एक डॉटर है, अब ये शादी लीगल तरीके से हुआ तो डॉटर भी लेजिटिमेट है, बराबर। फिर मेरा सपोज कोई इलेजिटिमेट, मतलब सब जो मेरा कोई रिलेशनशिप था, कोई और एक मैंने शादी किया, अब हिंदू मैरिज तो क्या बोलते हैं, आप दूसरी शादी कर ही नहीं सकते,
अनटिल एंड अनलेस वाइफ की डेथ हो गई, डिवोर्स हो गया, तब तक तो आप नहीं कर सकते। फिर भी मैंने किया, तो मेरा सेकंड मैरिज क्या बन गया? वॉइड बन गया। सेकंड मैरिज मेरा क्या बन गया? इनवैलिड बन गया, बराबर। अब वो इनवैलिड मैरिज से अगर कोई एक सन आ गया, ऑलरेडी मेरे पास एक डॉटर है जो वैलिड मैरिज से आई है, और यहां से जो मेरी इनवैलिड मैरिज है उससे मुझे एक सन है, ठीक है। तो मेरी जो डॉटर है वो लेजिटिमेट है, लेकिन मेरा जो सन है वो इलेजिटिमेट है। भले वो इलेजिटिमेट है, भले उसका कोई लीगलिटी नहीं है, बट फिर भी वो डॉटर और वो सन के बीच में ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप हो गया। एक लेजिटिमेट है और एक इलेजिटिमेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देन थर्ड, ब्लड एंड अडॉप्शन। अभी देखो, ब्लड एंड अडॉप्शन का मतलब क्या होता है? अगर समझो मेरी कोई डॉटर है, ठीक है, फिर समझो और 3 डॉटर आई सन की होप्स में, ये होता है ना काफी टाइम, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल है, ओके। तो मेरी 4 डॉटर हो गई, अभी कोई सन नहीं है मुझे, तो सन नहीं है ना, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने फाइनली डिसाइड किया कि चलो अभी 5 हो जाएंगे, अभी और एक ट्राई किया तो नहीं करना है, मैंने डायरेक्टली एक सन को अडॉप्ट कर लिया। अब जिसको अडॉप्ट किया ना, उसके फादर एंड मदर तो कोई और ही है, बराबर। लेकिन जब उसको मैंने लीगली अडॉप्ट कर लिया, तो वो 4 जो मेरी डॉटर है उसके लिए वो क्या बन गया? वो भाई है, ब्रदर है। तो मेरी 4 डॉटर ब्लड रिलेशन वाली है, और जो मैंने सन अडॉप्ट किया वो अडॉप्शन के थ्रू अडॉप्ट किया गया है, मतलब उसके साथ अडॉप्शन वाला रिलेशनशिप है। तो ये 4 डॉटर और ये एक सन, ये लोग भी इंटरनली शादी नहीं कर सकते। अडॉप्शन है तो ब्लड तो अलग ही है, ठीक है, किसी और का ही है। लेकिन जब मैंने अडॉप्ट किया ना, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो मेरा सन बन गया लीगली, ऑफिशियली, तो वो ब्रदर सिस्टर के रिलेशनशिप क्रिएट हो गए। अभी भले आपको ऐसा लगता है कि खाली एक डॉक्यूमेंट की वजह से एक रिलेशन क्यों रिस्ट्रिक्ट हो गया, यही लगता है ना। ऊपर देखो, हाफ ब्लड, यूटेरिन ब्लड कैसा था कि चलो कोई ना कोई एक फैक्टर ऐसा है जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। पुराने में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जैसे मैंने ये भी बोला था, ब्रदर सिस्टर में शादी क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑब्वियसली एक साइंटिफिकली प्रूव है कि बच्चों में डिफेक्ट आ सकती है, वो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। इधर तो डिफेक्ट आने का पॉसिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि ये एक पर्सन तो कहीं और से ही आया है, अडॉप्ट किया हुआ बाद में मैंने उसको। फिर भी लॉ इसको प्रोहिबिटेड डिग्री में लेता है, और इनके बीच में शादी पॉसिबल नहीं है। क्लियर यहां तक? ठीक है। तो ये देखो, ये एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होता है, और ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप एक्सप्लेन करने बैठोगे ना, अगर एग्जाम में समझो ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आपको पूछा जाता है, यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी 4 कैटेगरीज। जो मैंने 4 कैटेगरी बताई आपको, वो सब आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि ये सारे के सारे क्या है? प्रोहिबिटेड रिलेशन है। और प्रोहिबिटेड रिलेशन है मतलब इन लोगों की इंटरनल मैरिज क्या है? पॉसिबल नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नाउ व्हाट इज सपेंड एज पर सेक्शन 5? ठीक है, तो सपेंड का मतलब क्या होता है? सेक्शन, यस, उसको सपिंडा, सपेंड, ठीक है, सपिंदास, लोग अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये है ना एक डायग्राम है जिसमें मैंने आपको एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूं मैं आपको यहाँ पे कि सपेंड रिलेशन होता क्या है एक्चुअल में। जैसे देखो, ब्लू जो है दैट इंडिकेट्स मेल एंड दैट पिंक इज फीमेल, और जो ये येलो कलर का बॉक्स है वो सपेंड जोन बोलूंगा मैं उसको। ठीक है, ये जोन के अंदर हो आप, ठीक है, तो कब कैसे शादी होगा उसके लिए कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे समझो, चलो हम लोग एक देखते हैं कि सबसे पहले ऊपर एक हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, उसके 2 बच्चे हुए। अच्छा, अब ये ना बहुत ध्यान से देखना। ओके, अभी जो हम लोग ने पढ़ा था वो था प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ठीक है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो था वो पॉइंट नंबर 4 के अंदर था। उसके बाद आता था पॉइंट नंबर 5 के अंदर, सेक्शन 5 के अंदर ये आता था सपेंड रिलेशनशिप। तो ऐसा माना जाता है ये कि ना, देखो, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप तो है ही, और सपेंड रिलेशन डालने का लॉजिक देखो क्या है कि जो भी चीज अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मिस आउट हो गई
छूट गई है, ठीक है, जो शायद कवर नहीं हुआ है। तो एक सपिंड रिलेशनशिप का भी कंसेप्ट है, और इतनी गारंटी है फिर कि कुछ भी मिस आउट हुआ है अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर, तो वो सब कुछ सपिंड रिलेशनशिप में आ जाएगा फिर, तो कोई भी चीज बचेगी ही नहीं फिर। मतलब ये सारे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं जहां से आप इंटरनली शादी नहीं कर सकते हो। तो देखो मैक्सिमम अगर आप देखोगे ना, तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो ही गई है। लेकिन अगर फिर भी कोई भी चीज अगर मिस आउट हुई है, या किसी ने कोई और कहीं से कनेक्शन लगा लगा कि अच्छा मैं इससे इससे ऐसा ऐसा कंडीशन में इस लड़की से शादी करूंगा तो चलेगा क्या, ठीक है, अब वहां पे अगर आप देखने जाओगे तो वो 4 पॉइंट जो हम लोग ने पढ़े थे, समझो वो कवर नहीं कर रहे, तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वहां पे नहीं आया, वन मोर ऑप्शन इज चेक आउट सपिंड रिलेशनशिप। सपिंड रिलेशनशिप में है, मतलब वो कवरेज जो सपिंड रिलेशनशिप बताता है उसमें अगर आप आते हो तो ऑब्वियसली आप शादी नहीं कर सकते। सपिंड रिलेशनशिप के बाहर हो तो फिर आप शादी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए ना हम लोग सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको पढ़ते हैं कि क्या होता है सपिंड रिलेशनशिप के अंदर। तो जैसे समझो ये अभी जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ब्लू जो है वो मेल है, पिंक जो है वो फीमेल है, ठीक है, और जो येलो जोन बना के रखे बॉक्सेस वो सपिंड जोन बोला जाएगा उसको, ठीक है। तो वो प्रोहिबिटेड जोन है, उसके अंदर शादी नहीं हो सकता है। दोनों पार्टी अगर अंदर रहेंगे वो बॉक्स के अंदर तो शादी नहीं होगा, ठीक है। जैसे समझो एक ये मेल है और ये एक फीमेल है, ये दोनों ने शादी किया, करेक्ट। अभी देखो उनको पहले ही मैंने सपिंड रिलेशनशिप के बाहर रखा है, अदरवाइज सपिंड में डालता तो आप बोलते फिर शादी तो अलाउड ही नहीं है, इसके लिए उनको बाहर रखा है। ये दोनों ने जब शादी किया ना तो उनको एक सन और एक डॉटर हुए, ठीक है। फिर वो सन ने शादी किया एक लड़की के साथ, और डॉटर ने शादी किया, उसका आ गया एक हस्बैंड, ठीक है। जब सन ने शादी किया था एक लड़की के साथ तो उससे उसको एक डॉटर हुई, ठीक है। हम लोग पहले पूरा सन की साइड का पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग पूरी डॉटर की साइड का देखेंगे, क्योंकि मैं दोनों साइमल्टेनियसली चलाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो सन ने शादी किया एक लड़की के साथ, उससे उसको क्या हुई, एक डॉटर हुई। वो डॉटर ने बाद में एक एज पे शादी किया तो उसका एक हस्बैंड आया। वो दोनों को शादी के बाद एक सन आया, बराबर। अब वो सन ने शादी किया तो उसकी वाइफ आ गई, वो दोनों की शादी हुई, शादी के बाद उनको एक डॉटर हुई, ठीक है। उनको एक डॉटर हुई तो उसका भी बाद में शादी हुआ, तो उसका एक हस्बैंड आया। अभी हम लोग को ये लग रहा है ना कि क्या चालू, यही तो आगे 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 चलते जाएगा। देखो उसको क्यों इतना एक्सटेंड कर रहा हूं वो आपको समझ जाएगा कि उसका इतना लेयर्स बनाने का लॉजिक क्या है, ठीक है। अब ये दोनों ने शादी किया तो उससे उनको एक सन हुआ, करेक्ट। अभी अगर आप देखने जाओगे तो लास्ट में एक सन है। अभी यहां पे कितने जनरेशन आए वो हम लोग देखते हैं। तो देखो जनरेशन अगर आप चेक करोगे ना तो ये हो गया मेरा फर्स्ट जनरेशन, अगर मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं तो ये हो गया मेरा सेकेंड जनरेशन, ये मेरा हो गया थर्ड जनरेशन, ये मेरा हो गया फोर्थ जनरेशन, और ये हो गया मेरा फिफ्थ जनरेशन। 5 जनरेशन हो गए, करेक्ट है, ठीक है। अभी ये 5 जनरेशन है। अभी मैं लड़की की बात करता हूं, तो जो यहाँ पे जो लड़की थी ना, ये उसने शादी की तो उसका हस्बैंड आया, उससे उनको एक सन हुआ। वो सन ने शादी किया तो उसकी वाइफ आ गई, वाइफ आ गई तो दोनों की शादी के बाद उनको एक डॉटर हुई। वो डॉटर ने एक पर्टिकुलर एज पे शादी किया तो एक हस्बैंड आ गया उसका। फिर वो दोनों की शादी के बाद उनको एक सन हुआ। यहां तक ठीक है। अभी यहां पे अगर आप देखोगे तो देखो कितने जनरेशन है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 जनरेशन है, करेक्ट। यहां तक पहले तो सबको समझा कैसे जनरेशन काउंटिंग की है मैंने, ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड सन वाली साइड देखोगे तो वो लास्ट में जो उसका सन है वो 5वां जनरेशन है। डॉटर की साइड देखोगे तो उसका जो सन है वो 4th जनरेशन वाला, लास्ट सन है जो वो 4th जनरेशन वाला है, बराबर। अभी समझो ये जो लड़का है इसको शादी करनी है,
ठीक है, तो वो शादी किससे करेगा? तो एक ऐसे पर्सन से वो कर सकता है जो ये वाला जो जोन है, सपिंड जोन जिसको मैं बोल रहा हूं, उससे बाहर वो किसी से भी शादी कर सकता है। क्योंकि देखो अभी कैसा क्वेश्चन आ जाता है यहां पे, जनरेशन इतनी आती जाएगी तो आपकी जीन्स बहुत चेंज होते जाएंगे। अगर मैं हर एक जनरेशन का ऑन एन एवरेज 60 इयर्स लाइफ भी गिनता हूं ना, तो ये जनरेशन अगर आप देखोगे तो 5 जनरेशन है, मतलब ऑलमोस्ट 60 इंटू 5, 300 साल। तो 300 साल पहले जो चीज थी, मतलब 300 साल पहले जो जीन्स थे, वो 300 साल में तो कितने चेंज हो गए। तो जनरली हम लोग पहले क्या बोलते थे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में, कि आप जब शादी करोगे इंटरनली प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में, तो बच्चे जो पैदा होंगे उनको कोई ना कोई इश्यूज हो सकता है। लेकिन जब क्यों? क्योंकि वो इमीडिएट जीन्स में आ रहे हैं आपके। लेकिन यहाँ पे तो 300 साल का गैप क्रिएट हो गया है, तो फिर यह क्या प्रॉब्लम हो सकता है क्या? तो देखो इसका सपिंड रिलेशनशिप में क्या अभी रूल्स आते हैं वो देखते हैं हम लोग। कि ये हो गया 5 जनरेशन, ठीक है, और ये मैं इसको बोलूंगा कि ये है ना फादर साइड है, और अगर ये इसको मैं बोलूं कि समझो ये मदर साइड है, तो मदर साइड और फादर साइड जैसे बोलते ना, अगर जैसे मैं और मेरी वाइफ, तो मैं फादर तो मेरी साइड और मेरी वाइफ की साइड, ठीक है, तो फादर मदर की साइड हो गई, बराबर। फादर की जनरेशन में 5th जनरेशन तक इंटरनली शादी पॉसिबल नहीं है, 5th जनरेशन के बाद अलाउड है। और मदर की साइड अगर आप देखोगे तो वहां पे 3 जनरेशन के बाद अलाउड है। ये देखो ये 5th जनरेशन है, अगर 5th जनरेशन को किसी से शादी करना है तो वो आउटसाइड सपिंड रिलेशनशिप वालों के साथ ही शादी कर सकता है, ठीक है। अभी यहां पे अगर मैं देखूं, जैसे देखो हस्बैंड एंड वाइफ है, वो दोनों की शादी के बाद उनके एक डॉटर और एक सन हुए। ये सन ने शादी किया तो उसकी एक वाइफ आई, ये डॉटर ने शादी की तो उसका एक हस्बैंड आया, ये दोनों को एक डॉटर आई, ये दोनों को एक सन आया, और इसकी शादी हुई तो उसको एक इसकी शादी हुई तो इसकी एक वाइफ आ गई और उसका एक सन आ गया। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, बराबर। 3 जनरेशन तक आप प्रोहिबिटेड कैटेगरी में हो, आप सपिंड रिलेशनशिप में हो। यहां पे आप 5 जनरेशन तक सपिंड रिलेशनशिप में हो, बराबर। अगर समझो मैं इसको ऐसा बोलूं कि समझो अगर ये कोई डॉटर होती, ठीक है, और ये समझो सन है, लेकिन अगर समझो ये 6th जनरेशन का होता और ये 4th जनरेशन की होती, तो भले फादर मदर की साइड के लोग हैं, फिर भी ये लोग एक दूसरे के साथ शादी कर सकते थे। कब? फादर की साइड के 5 जनरेशन खत्म हो गए रहेंगे, उसके बाद 6th जनरेशन से पॉसिबल है। और मदर की साइड से अगर मैं देखूं तो उनकी शादी अगर करनी है तो 3rd जनरेशन के बाद कर सकते हैं। मतलब मेरे और मेरी वाइफ के उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे आते ही रहेंगे, ठीक है। अब वो बहुत लंबा फैमिली, बहुत बड़ा फैमिली बनते जाएगा, बराबर। तो अगर सपोज वो कभी मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों जो भी आए, या फिर सपोज उसमें बहुत ज्यादा फैमिली एक्सपांड होते जा रहा है आपका, अब मेरी वाइफ के साइड के भी तो कोई रिलेटिव होंगे, बराबर। तो उनको अगर कभी इंटरनल मैरिज अगर करनी है, तो जैसे पहले तो देखो फादर मदर में, ठीक है, जो भी बच्चे पैदा होते हैं तो वो तो पहले डायरेक्टली रियल ब्रदर सिस्टर हो गए। लेकिन सपिंड रिलेशनशिप ये बोलता है कि ये कैटेगरी है, ये एक जोन है, इसके अंदर आप हो ना तो आप अभी भी भाई बहन माने जाओगे, आपका रिलेशनशिप है और वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है। तो ये जनरेशन में 5 जनरेशन तक अगर आपको शादी करनी है तो आप इंटरनल शादी नहीं कर सकते, आपको किसी बाहर वाले के साथ शादी करना पड़ेगा, बराबर। लेकिन अगर सपोज आपको बाहर वाला के साथ शादी नहीं करना है, आपको इंटरनली ही शादी करना है, तो आप 6th जनरेशन से इंटरनल शादी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे 6th जनरेशन का समझो कोई पर्सन आएगा, और यहाँ पे अगर कोई पर्सन है 6th जनरेशन के बाद, तो वो लोग इंटरनली शादी कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग सपिंड जोन से बाहर चले गए। तो फादर की साइड अगर मैं देखूं, तो फादर की साइड अगर इंटरनल मैरिज करानी है
तो 5 जनरेशन के बाद पॉसिबल है। मदर के साइड अगर देखो तो उनमें अगर इंटरनल शादी करानी है तो वो 3 जनरेशन के बाद पॉसिबल है। ठीक है, इसको बोला जाता है सपिंड रिलेशनशिप। ये रूल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। 5th जनरेशन, 3rd जनरेशन, ये सब आपको समझना पड़ेगा कि 5th जनरेशन तक शादी अलाउड, इंटरनली शादी अलाउड नहीं है। फादर के साइड से और मदर के साइड से 3 अलाउड नहीं है। 3 के बाद आप करना चाहो तो बिंदास कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो देखो 2 टर्म थे जो मैंने सेक्शन 5 में आपको बताए थे, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपिंड रिलेशनशिप। सपिंड रिलेशनशिप मैंने वहां पर आपको ये टर्मिनोलॉजी यूज किया था। सो वन इन द सेम थिंग। वो टर्म को मैंने तभी वहां पे ऐसा बोला था कि आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन, इन डिटेल में आपको बताऊंगा कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। एंड ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड द सपिंड रिलेशनशिप। ठीक है,